गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है उपसह संयोजन यौगिक। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसको संयोजकता बंध सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि आबंध और बंध का मतलब बॉन्ड से होता है। ठीक है, बॉन्ड तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको इंग्लिश में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है और इसको शॉर्ट में बीबीटी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा बीबीटी का नाम। तो बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर आप लोग इस सिद्धांत का नाम इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है, संयोजकता आबंध सिद्धांत को बीबीटी भी कहते हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको कराया था वर्नर का सिद्धांत, आपको याद होगा, और उसमें मैंने कुछ वर्नर के सिद्धांत की सीमाएं भी कराई थी। तो जो सीमा होता है उसका अर्थ होता है कमी या फिर दोष। तो एग्जाम में उसका दोष या फिर कमी करके भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को सीमाएं ही लिखनी है, मतलब उसकी लिमिटेशन, किस किस को फॉलो नहीं कर पाया है। ठीक है, तो जिन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाया है उन्हीं को हम बोलते हैं कमी या फिर लिमिटेशंस, यानी कि सीमाएं। तो उसमें कुछ कमी थी, इसलिए हमारा एक नया सिद्धांत आया जिसका नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम वर्णन ने किया था। ये मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर के बारे में, कि उपसहसंयोजन यौगिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप का होता है, ये सबसे पहले वर्नर ने बताया था। लेकिन वर्नर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत आधारभूत प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहा। लेकिन उसके बाद भी वर्नर सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां थी। कुछ जो आधारभूत क्वेश्चन थे, यानी जो मूल क्वेश्चन है, उनका भी आंसर वर्नर की थ्योरी नहीं कर पाई थी। तो अतः उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो निम्नलिखित है। तो बच्चे, जो आपकी वर्नर की थ्योरी में जब कमी आ गई थी तो और साइंटिस्ट नई नई थ्योरी बनाने में लग गए थे, तो उनके मैंने कुछ के नाम लिखे हुए हैं। तो ये हैं आपके संयोजकता बंध सिद्धांत, मीन्स संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, यानी कि वीवीटी। दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना, तो इसको CFT बोलते हैं। उसके बाद लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत है, और उसके बाद आणविक कक्षक सिद्धांत है। तो ये चारों सिद्धांत वर्नर सिद्धांत के बाद आए थे, सबसे पहले वर्नर ने दिया था। ठीक है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किस लिए आया है, क्योंकि वर्नर के में कमी थी, इसलिए उसको दूर करने के लिए आया था। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई थी, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आया था बच्चे। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत हम आज के टॉपिक में कवर कर लेंगे और कल के टॉपिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को कवर कर लेंगे। केवल ये दोनों ही आपके क्लास 12 के जो सिलेबस है उसमें है। इसके बाद जो लिगेंड और आणविक केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आप लोग इनका नाम लिखो मत लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके जो सिलेबस है उसमें 3 ही सिद्धांत हैं। एक तो आपका वर्नर का हो गया जो सबसे पहले आया, उसके बाद संयोजकता और उसके बाद क्रिस्टल। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत पॉलिग और स्लेटर ने दिया था इस सिद्धांत के अनुसार। तो पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, यह सिद्धांत किसने दिया था बच्चे? पॉलिग और स्लेटर ने दिया था, और ये सन 1930 में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो पॉलिग और स्लेटर ने कब दिया था? 1930 में दिया था। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है, कुछ पॉइंट्स में मैंने इस सिद्धांत को लिखा है और लैंग्वेज को काफ़ी आसान रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है इस सिद्धांत का वो ये है, जो संकुल यौगिक होते हैं, आपको पता है उनके पास सेंट्रल मेटल होता है। तो उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है ना, इसकी उपसहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। यानी कि आप लोगों को मैंने सेंट्रल मेटल एटम जो होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसकी उपसहसंयोजन संख्या निकालना सिखा दिया है। ठीक है, इस टॉपिक पर पूरी एक वीडियो है मेरे चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो संकुल यौगिक में जो सेंट्रल मेटल होता है इसकी उपसहसंयोजन संख्या हम लोग निकालते हैं। तो जितनी उसकी उपसहसंयोजन संख्या आती है इतने रिक्त कक्षक इसके पास होते हैं, यानी कि खाली ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है आपको पता है उसके पास खाली ऑर्बिटल है, तभी तो वो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। जो इलेक्ट्रॉन उसको लिगेंड देता है वो एक्सेप्ट तभी कर पाएगी तब उसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं उसके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जिनमें लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अभी आप लोगों का सेकेंड पॉइंट है
केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया है कि जो केंद्रीय धातु होता है उसके पास रिक्त कक्षक होते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पर संकरण होता है। संकरण मैंने एक शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है और आप लोगों को क्लास 11th में पता भी होगा कि संकरण क्या होता है। तो जो रिक्त कक्षक हैं वो संकृत होकर, और जब संकरण होता है तो समान संख्या में समान ऊर्जा के नए कक्षक बस बन जाते हैं। ठीक है, तो वही होता है, ये रिक्त कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इन संकृत कक्षक की ज्यामिति निश्चित होती है एवं संकुल यौगिकों की ज्यामिति निम्न प्रकार से दी गई है। तो ये जो संकृत कक्षक आपके बनते हैं, नए जो संकरण करके ऑर्बिटल बने हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, वो आपकी निश्चित होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने संकरण को लिखा हुआ है और उस संकरण के हिसाब से क्या ज्यामिति होगी इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम आपका उपसह संयोजन संख्या का है। बच्चे यदि आप लोग उपसह संयोजन संख्या नहीं निकालना जानते हैं तो आप लोग पहले उपसह संयोजन संख्या को निकालना सीख लीजिए, उसके बाद अपना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो उपसह संयोजन संख्या अगर 2 है तो संकरण जो होगा वो आपका SP होगा और ज्यामिति रेखीय आएगी। ठीक है, अगर उपसह संयोजन संख्या 3 है तो संकरण आपका SP2 होगा और ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होगी। यानी त्रिकोणीय समतल का मतलब होता है प्लेन में बनेगा लेकिन त्रिकोणीय होगी। ठीक है, अगर उपसह संयोजन संख्या 4 है तो संकरण SP3 होगा और ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। और यदि उपसह संयोजन संख्या 4 है तो जो संकरण है वो DSP2 भी हो सकता है और जो ज्यामिति होगी वर्ग समतली होगी। ठीक है, अब आपके माइंड में यहाँ से क्वेश्चन आया होगा, ये जो 4 देख रहे हो ना आप लोग, कि हमें कैसे पता चलेगा मैम कि अगर उपसह संयोजन संख्या 4 है तो संकरण का प्रकार SP3 होगा या DSP2 होगा, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे ज्यामिति को, है ना? क्योंकि अगर हमें संकरण पता चल गया तो ज्यामिति तो डिसाइड कर ली जाएगी, लेकिन 4 से कैसे पता करेंगे संकरण SP3 है या फिर DSP2 है? तो बच्चे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें मैं सारी चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है, वहाँ पर इस 4 से हम संयोजन संख्या से कोई मतलब नहीं है। आपकी संयोजकता आबंध सिद्धांत में हम वहाँ से डायरेक्ट संकरण निकालेंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि 4 जब हो जाएगा, जब SP3 भी हो सकता है संकरण और DSP2 भी हो सकता है, और ये कमी भी होगी आपकी संयोजकता आबंध सिद्धांत की। ठीक है, तो जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अगर 5 होगा तो DSP3 होगा जब आपकी ज्यामिति बनेगी त्रिकोणीय द्विप्रामिडीय, और अगर 6 होगा तो D2SP3 होगा और ज्यामिति बनेगी अष्टफलकीय। और 6 पर एक दूसरा भी है, वो है SP3D2 और ज्यामिति है अष्टफलकीय। तो बच्चे ये दोनों सेम ही हैं, बस इनमें एक छोटा सा अंतर है। ये जो D2 है इसमें आगे लिखा हुआ है और इसमें पीछे लिखा हुआ है। तो इसका बच्चे ये मतलब है कि इसके जो अंदर वाले D ऑर्बिटल हैं उनका यूज़ हुआ है और इसमें बाहर वाले D ऑर्बिटल का यूज़ हुआ है। बस ये फ़र्क आएगा, लेकिन ज्यामिति जो होगी दोनों केसेस में आपकी अष्टफलकीय बनेगी। ठीक है, तो आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो धातु के पास रिक्त कक्षक होते हैं ना, वो संकरण करके नए कक्षक बना लेते हैं समान संख्या में और समान ऊर्जा के। तो यहाँ पे संकरण का प्रकार और ज्यामिति बता दी है, और पहला कॉलम है वो उपसह संयोजन संख्या का है। ठीक है, क्योंकि उपसह संयोजन संख्या ही संकरण को डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है अपना थर्ड पॉइंट, उस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चा थर्ड पॉइंट कह रहा है केंद्रीय धातु के D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो केंद्रीय धातु होता है उसके पास D कक्षक होते हैं। क्योंकि जो बच्चे हमारे संकुल यौगिक होते हैं ना, जो हम उपसह संयोजन यौगिक पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर जो D ब्लॉक की धातु हैं, इवन संक्रमण धातु मैं आपको करा चुकी हूँ। संक्रमण धातु क्या होती है? तो संक्रमण धातु जो होती है वही उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण करती हैं, और संकरण धातु के पास D ऑर्बिटल होते हैं। तो यही बोल रहा है कि केंद्रीय धातु के D कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है यौगिक के संकरण तथा ज्यामिति के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। तो बच्चे ये पॉइंट जब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा पाऊंगी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी। ठीक है ना, समझ गए ना ये पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्रीय धातु के पास आपका D कक्षक होते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संकरण और ज्यामिति के अनुसार दोबारा से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक लिगेंड, ये फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म जरूर होता है। ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको लिगेंड कराया था तब भी पढ़ाया था कि लिगेंड जो होते हैं ना, वो इसीलिए लिगेंड है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर किसी स्पीसीज़ के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है ना बच्चे, तो वो लिगेंड कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिगेंड का वर्क होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का। और
जो आपकी मेटल होती है उसका वर्क होता है उसको एक्सेप्ट करने का। अब एक बात बताओ आप लोग कि यदि केंद्रीय धातु के पास खाली ऑर्बिटल नहीं होंगे तो ये कहाँ अपने सिर पे लेके घूमेगा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता ना, वो अपने ऑर्बिटल्स में रखता है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे यूज हुए हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत में। आप लोग इन पॉइंट्स को ऑलरेडी जानते हो, बस थोड़ा सा समझना है और याद रखना है कि ये संयोजकता आबंध सिद्धांत में कहा गया था। तो जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो लिगैंड के पास जरूरी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है और जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स मैंने बताई हैं 2 और 1, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास खाली ऑर्बिटल रहते हैं और लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उन खाली ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया कि लिगैंड के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो जरूरी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? यदि किसी संकुल में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मान लो कोई आपके पास संकुल है, उपसहसंयोजन यौगिक है, और उसमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बच्चा अयुग्मित का मतलब होता है अनपेयर्ड, यानी एक आधा अकेला जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस अयुग्मित का मतलब समझ जाओ अकेला। ठीक है ना? अकेला तो समझते हो, अकेले का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो यदि किसी संकुल में, बस इतना ध्यान रखना है, अयुग्मित होंगे तो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है। और युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा। वो 6th पॉइंट है। तो अब मैं आपको एक बार अनुचुंबकीय बता देती हूँ। बच्चे 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। मान लो मैं यहाँ पे चुंबक रख दूँ तो आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है। तो उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? प्रतिकर्षण यानी रिपेल होते हैं। ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये समझो चुंबक को देख के ना उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अकेला है, और कोई अकेला होता है तो कहीं ना कहीं जाता ही रहता है। और जब दुकेले होते हैं, मतलब 2 होते हैं एक साथ, तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही खुश हैं। ठीक है ना? तो बस यही पॉइंट है यहाँ पर। तो 6th पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट है, अभी बताया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन एक भी है या एक से ज़्यादा है, तो वो अनुचुंबकीय होगा और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ठीक है। एक भी अकेला नहीं है, सारे के सारे जोड़े से हैं, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है, यानी चुंबक से दूर भागेगा। ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं बच्चे, यही आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है। बहुत ही आसान है, बस करना क्या है, जो आप लोग जानते हो ना उनको पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय धातु जो होता है उसके पास खाली कक्षक होते हैं। दूसरा पॉइंट, वो जो खाली कक्षक हैं वो संकरण के द्वारा या फिर संकृत होकर नए कक्षक बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर उनकी ज्यामिति होती है संकरण के हिसाब से। थर्ड पॉइंट, केंद्रीय धातु जो होता है उसके डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से वो दोबारा से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लिगैंड के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होगा। और 5th और 6th पॉइंट क्या कह रहा है? 5th पॉइंट आपका बोल रहा है कि अकेला अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है या एक से ज़्यादा है तो वो अनुचुंबकीय होगा, यानी चुंबक की तरफ को भागेगा। और अगर सारे पेयर हैं, जोड़े से हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, यानी चुंबक से दूर भागेगा। ठीक है। तो ये आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत है। अब मैं इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद इसकी सीमाएं पढ़ते हैं और टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि थ्योरी इतनी नहीं पूछी जाती है, मतलब ये कम आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आपका क्वेश्चन जरूर करना आना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करा दूंगी, तो वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आने वाली नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और साथ में 2-3 क्वेश्चन नहीं करा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप भी बोर होंगे और मैं भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊंगी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब करते हैं, फिर सीमाएं डिस्कस, और आज की वीडियो इतनी ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कर लेंगे और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगी। ओके। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है जिसका कुछ सॉल्यूशन मैंने कर दिया है और कुछ मैं आपके सामने करूंगी। ठीक है। तो पहले इसलिए कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रयोग करके, ठीक है, ये बोल रहा है बीबीटी जो हमने अभी पढ़ा है उसका यूज़ करके COCl4 और इसके ऊपर बैलेंसी कितनी है 2-
की संरचना तथा चुंबकीय प्रकृति को बताइए। तो बच्चे हमें एक तो इसकी संरचना बतानी है कि संरचना कैसी होगी। संरचना का मतलब होता है जो अभी हमने ज्यामिति पढ़ी थी ना कि sp संकर्ण है तो रेखीय होगी, sp2 है तो त्रिकोणीय समतल, ये वाली ज्यामिति बतानी है, बनानी नहीं है, बस नाम बताना है कौन सी होगी, और चुंबकीय प्रकृति बतानी है, यानी वो अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो बच्चा जो मैंने टेबल पीछे बनाया हुआ है उसको याद जरूर कर लेना। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका पहला काम है कि ये जो होता है ना स्टार्टिंग का, इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, तो इसका सबसे पहले आपको उपसहसंयोजन संख्या निकालनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको, पहला काम आपका ये हो गया। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते किस टाइप से निकालते हैं। यहाँ मैं बस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में निकाल सकती हूँ, बच्चे सिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको बताऊँगी ज़रूर ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो आपने अगर पहले सीखी होगी तो आपको याद आ जाएगी, अदरवाइज़ आप सीख लेना। ठीक है, तो हम केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं। आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, शुरू वाला होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो जिसकी निकालनी है उसकी x मान लेंगे, तो कोबाल्ट के हम लोग x मान लेंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद जो ये Cl है ना, जितने भी लिगेंड होते हैं या फिर आपका आयनिक मंडल वगैरह कुछ भी हो, सबकी जोड़ते चले जाते हैं और उनको किसके बराबर रखते हैं, जितना चार्ज होता है, और अगर चार्ज कुछ नहीं है तो 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो x इसकी मान ली। उसके बाद Cl के ऊपर बच्चे चार्ज होता है -1, आप लोगों को पता होगा, लेकिन -1 किसके ऊपर होता है, एक Cl के ऊपर, और यहाँ कितने Cl हैं, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, और इक्वल टू ये 2 माइनस है तो -2 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो फिर x प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, ठीक है, इक्वल टू -2। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। तो ये हो गया आपका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यानी CO कैसा है, CO इस यौगिक में CO2+ की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि COCl4 2- में कोबाल्ट CO2+ आयन के रूप में है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब हमने ये तो निकाल लिया कि ये CO2+ के फॉर्म में है, अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो बच्चे कभी भी डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, हमेशा पहले कोबाल्ट का कर लो। ठीक है, और कोबाल्ट का करने के बाद CO2+ का करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे करना है, बहुत सिंपल है, और आपकी बुक में एक आधा क्वेश्चन और होगा, उसको करके जरूर देखना। ठीक है, तो 27 होता है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वितरण करो, कभी भी विन्यास पे मत पहुँचो, पहले वितरण कर लीजिए। तो हमें पता है पहली कक्षा में 2 करते हैं, फिर 8 कर देते हैं, 8 2 तो 10 हो गए, उसके बाद 18 आते हैं, लेकिन यहाँ 18 नहीं करेंगे, पहले लास्ट वाली में 2 कर देंगे, उसके बाद बचे हुए इसमें कर देंगे। तो बताइए कितने बचे, 8 2 10 और 10 और 2 12, यानी कि 15 बचे हैं, है ना, क्योंकि 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। अब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस तरीके से करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 और 3d7, और उसके बाद 4s2। देख लेना सही बैठेगा, ये तो सही है। इसको देख लेते हैं, 6 2 8 और 8 7 15, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, CO2+ का करना है। तो आपको पता होगा प्लस का मीनिंग क्या होता है, जितना चार्ज प्लस है उसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए। तो ये CO2+ है ना, CO2+ की फॉर्म में हमें इससे तो कुछ लेना ही नहीं है, ये इसलिए किया था ताकि हम इजीली इसका कर पाएँ। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमेशा जो सबसे बाहर वाला सेल होता है ना, इलेक्ट्रॉन उससे जाते हैं, यानी कि इस वाले में और इसमें ये अंतर आएगा, यहाँ से ये वाला जो 4s2 है ना, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसने किसी को दे दिए हैं। ठीक है, CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7। तो मैं इसको ही दोबारा लिख लेती हूँ। तो मैंने इसको ही लिख दिया है बच्चे। यहाँ से मैंने 4s2 क्यों हटाया है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, पहले सिंपल, उसका जो सिंपल फॉर्म होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके बाद आयन की फॉर्म में करना है, और हमेशा बाहर वाले कोष से निकालने हैं। ठीक है, मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मान लो यहाँ 2+ की जगह 3+ होता तो 2 तो बाहर वाले गए और 1 इसका गया। ठीक है, तो 7 की जगह यहाँ पर क्या हो जाता, 6 होता। तो इसी तरीके से जितना भी निकालना है पहले बाहर से निकालने के बाद ज़रूरत पड़ने पे इसमें से निकालेंगे, D में से। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि Cl माइनस यानी कि जो क्लोरीन यूज़ हुआ है ऊपर बच्चे, यहाँ पर ये जो क्लोरो यूज़ हुआ है ये जो है वो एक वीक लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो अभी मैं इस चीज़ को समझाती हूँ ये क्या बोल रहा है। अब आप लोग देखो यहाँ पे जो 3d7 आया है, यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। आपको 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। हमने जो 27 CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए किया गया है ताकि हम CO2+ का कर पाएँ। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए जो d ऑर्बिटल है इसमें कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CO2+ आयन में ये 3d ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है। तो ऊपर देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये तो 3d है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 3d लिखा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन इनमें भरने हैं। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ये कैसे बनाए हैं आपने? तो बच्चे ये सारी चीज़ ना 11th क्लास की होती है, हमें ये सारी चीज़ आती हैं पहले से ही, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बताती हुई चल रही हूँ, इसलिए वीडियो इतना लेंथी हो गया है, वरना 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक था, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा बेसिक कवर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी जिनको बिल्कुल भी कुछ उन्होंने पढ़ा ही नहीं है पहले। तो ये जो 3d है ना, इसको इसलिए यहाँ पे 3d लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3d7 आया है, मतलब हमें इससे ही है। ऊपर वाला तो सिर्फ हेल्प लेने के लिए किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो डी में 7 भरने हैं और यहाँ पर हम लोगों ने 5 बनाए हैं। हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में आते हैं उसके आधे ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। जैसे डी जो होता है ना, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑर्बिटल हमेशा 5 ही बनेंगे। तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 3d है। कितने भरने हैं मुझे इसमें? 7। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना है, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर को जाता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 7। कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा 2 2 फिर 4 हो गए, 5 6 7, ये काम नहीं करना है। पहले अपर डायरेक्शन में फिर लोअर डायरेक्शन में, ठीक है। 4s और 4p एक्स्ट्रा ऑर्बिटल हैं जो कि हमें पता है मेटल्स के पास होते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे COCl4 2- आयन में, अभी ये मैंने क्या दिखाया है? अभी मैंने केवल CO2+ को दिखाया है कि ये इस तरीके से होता है जब अकेला होता है, ठीक है। इसके बाहर मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दिखे तो डी में इस तरीके से 7 होते हैं और खाली ऑर्बिटल ऐसे खाली पड़े होते हैं। लेकिन जब ये COCl4 2- आयन में आ जाता है तो ये जो Cl है, आपको पता है ये क्या करता है? ये CO को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तभी तो बोलेंगे एक जो लिगेंड होता है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो Cl 2 इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर आप बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 Cl कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो पता है क्या होता है? ये तो कोबाल्ट के हैं तो ये तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये कोबाल्ट का है, ठीक है बच्चा। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7। अब ये जो Cl ने कितने दिए हैं आप बताइए? इसने दिए हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा, चौथा ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था 4 ऊपर को 4 नीचे को। नहीं बच्चे, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना। Cl क्या दे रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसका पेयर जो है ना बिखरेगा नहीं, वो अपना एक एक जाएगा, ठीक है ना। तो हमने ऐसे कर लिया। ध्यान रखना ये वाले किसके हैं? ये Cl के हैं, जो Cl ने दिया है, ये वाले, ठीक है। और ये वाले किसके हैं? ये कोबाल्ट के हैं। तो आप लोग इनमें पेन का अलग यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कर लेना, ठीक है। उसमें ब्लू यूज़ किया तो यहाँ पर ब्लैक, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है। तो समझ गए ना आप लोग ये क्या किया है हम लोगों ने? तो इस तरीके से बांट लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए जो Cl है, केवल Cl के ये जो डार्क वाले हैं, ये कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हुआ है? तो ये तो आपका S है, ठीक है। S 4s से मतलब मत रखना बच्चा, 3 के बाद तो 4 ही आएगा, तो इसलिए हमने 4 लिखा है। लेकिन जो एक्चुअल है वो S है और उसके बाद ये P है। तो आप लोग देख सकते हो, तो S में तो 1 है और P में कितने हैं? 3। तो जो संकरण हो गया है ना बच्चे, वो हो गया आप लोगों का sp3। तो यहाँ पे बस लिख देना है संकरण कौन सा हो गया? sp3। और कैसे पता चला? क्योंकि जो Cl है जब वो संकरण हुआ था इसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिए? जो खाली ऑर्बिटल थे, S और P में। तो S 1 यूज़ हुआ है और P कितने? तीनों यूज़ हो गए, तो sp3 हो गया। अब जैसे ही हमें संकरण का पता चलता है ना, तो संकरण के तुरंत बाद 2 हेडिंग और डालनी है, आकृति और प्रकृति का। तो अगर sp3 संकरण होता है तो मैंने आपको बताया था जो ज्यामिति होती है यानी कि आकृति होती है वो होती है आपकी चतुष्फलकीय, ठीक है। और प्रकृति क्या हो जाएगी ये आप लोग बताइए? तो प्रकृति का भी बिल्कुल सिंपल होता है,
प्रकृति या तो अनुचुंबकीय होगी या फिर प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय का मीनिंग होता है बच्चे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो खाली इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी प्रकृति, अनुचुंबकीय। अगर इसके पास सारे जोड़े होते तो जो आपकी प्रकृति होती है वो हो जाती है आपकी प्रतिचुंबकीय। ठीक है बच्चे, एक बात और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर कि अगर ये लिगेंड यहाँ पर जो Cl है ये प्रबल होता, दुर्बल नहीं होता। यहाँ पे पहले मैंने ऊपर बता दिया था कि क्योंकि Cl एक वीक लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो ये Cl यहाँ पर वीक लिगेंड है ना, तो जो CO है इसके जो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है ये अपना आप जिस तरीके से थे COCl4 में भी उसी तरीके से हैं। लेकिन बच्चे अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये पता है क्या करता है, ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनों से बोलता है तुम लोग जो ऐसे फैले हुए हो ऐसे मत फैलो, तुम लोग पेयर हो जाओ। जैसे ये 3 दिख रहे हैं ना, तो ये बोलेगा तुम यहाँ पे पेयर बना लो और तुम अकेला इसमें पहुँच जाओ। ठीक है, तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगा, फिर मुझे P को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम होता है प्रबल लिगेंड का। अगर लिगेंड प्रबल होगा तो ये सारे पेयर्ड हो जाते हैं आपस में, ये यहाँ पर पहुँच जाता और ये यहाँ पर पहुँच जाता और इसको ये खाली करा देता। ठीक है, अगर लिगेंड प्रबल होता। खाली ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालता, ये जो S में आया है ये पहले D में जाता, फिर S में जाता और फिर किस में जाता, P में जाता। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो बच्चों सीमाएँ मैं नहीं कराने वाली हूँ क्योंकि टॉपिक आपका काफ़ी लेंथी हो गया है, तो कल के लेक्चर में हम लोग सीमाएँ कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हमें सबसे पहले जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आया तो उसमें निकालना है जो सेंट्रल मेटल होती है, केंद्रीय धातु परमाणु होती है, उसका उपसह संयोजन नंबर, उसको निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और जितने D में इलेक्ट्रॉन आएंगे उन्हें D के 5 ऑर्बिटल बना के उनमें फिल कर देने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बना देने हैं। अगर लिगेंड प्रबल है तो इन जो ये इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं इनको इकट्ठा कर देता है, और अगर दुर्बल है तो ऐसे के ऐसे रहते हैं, अगले ऑर्बिटल को यूज़ कर लेता है। बस वहीं से जिसमें लिगेंड के है ना इलेक्ट्रॉन, वहीं से हम लोग बताते हैं संकरण। ठीक है, मान लो ये लिगेंड का इसमें भी जाता तो इसको भी हम गिनते D को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता देते हैं। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए, मैम आपने दुर्बल का सिखा दिया, प्रबल का हमें अभी समझ नहीं आ रहा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका भी करा दूंगी। ठीक है, तो जितना कराया है उसको अच्छे से समझिए और इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।